वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा दो डूक जवाब ने उसे बरहम कर दिया और वो दांत पीसकर मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उसे डाल दिया, झुककर उसके हाथों के नीचे से निकला और बड़की सूरत से ड्राइवर पर जा पड़ा, जो दरवाजे में राइफल लिए खड़ा था। उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैंने एक हाथ राइफल की नाल पर डाला और उसके साथ ही बड़ी बेदर्दी से उसके एक लात रसीद की। राइफल उसके हाथ से छूट दी और वो अलग से एक करबनाक आवाज निकालता हुआ फर्श की तरफ झुकता चला गया। मुझे अंदाजा था कि चंद मिनट तक वो सिर्फ तड़पता ही रहेगा, लिहाजा उसकी तरफ देखने की भी जहमत किए बगैर मैं बड़ी फुर्ती से मुड़ा। राइफल मैंने बदस्तूर नाल की तरफ से पकड़ रखी थी। जिस वक्त मैं पलटा उस वक्त वो शख्स मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा था, जो कमरे में आने के बाद खामोश खड़ा था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर राइफल लठ की तरह घुमाई जो उसके सर पर पड़ी और वो उछलकर पहलू दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा शख्स अपनी जगह यूं मुंजमद हो गया जैसे किसी ने जादू के जोर से उसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया हो। मैंने उस पर राइफल तानी और मोहतात अंदाज में ड्राइवर की तरफ पलटा, जो दरवाजे में पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसके सर पर भी राइफल का बट रसीद किया और वो भी बेहोश हो गया। अब मेरे सामने वह शख्स रह गया था। हाँ दोस्त, अब बताओ, मैंने सफारती से कहा, किसका असर क्या होगा? जवाब में वो सिर्फ थूक निकल कर रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम जबान खोलना पसंद करोगे या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में पड़ गया था। शायद सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। दफदन मैंने हुर्रा कर कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसने बड़ी बेबसी से मुझे देखा, फिर खामोशी से दीवार की तरफ मुंह कर लिया। यानी उसे मरना गवाला था, मगर जबान खोलना मंजूर नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो लोग कौन है और उन्होंने मुझे किस मकसद के तहत घेरा है। मैंने फैसला किया कि उनकी जानों से खेलना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। कोई और वक्त होता तो मैं उन लोगों की असलियत मालूम करने की कोशिश जरूर करता, मगर इस वक्त मुझे तवज्जो अपने मिशन की तरफ मरकूज रखना थी। वो तीनों बेहोश हो गए थे और मुझे तवक्को थी कि उन्हें 2 घंटे से कबल होश नहीं आएगा। मैंने तेजी से उन तीनों की तलाशी ली और उनमें से एक की जेब से वो चेक बरामद हो गया जो तमाम फसाद की जड़ था। मैंने चेक के इतिहास से अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं दूसरे कमरे में आया, जहाँ एक दीवार पर मुझे पुलिस की वर्दियां टंगी नजर आ रही थी। वकील चारों अफराद बाहर थे और इस बात से बेखबर थे कि अंदर क्या इनकलाब आ चुका है। उनकी खुश गपियों की आवाज अब भी मेरे कानों में आ रही थी। मैं बड़ी तेजी से मकान की तलाशी लेने में मसरूफ था। जल्दी मुझे मतलूबा शय मिल गई। ये रस्सी का एक लच्चा था। रस्सी का लच्चा लेकर मैं बैरूनी दरवाजे पर आया जो खुला हुआ था। मैंने उसकी ओर से झांका। चारों अफराद मुंह धोकर वापसी के लिए पलट रहे थे। मैंने महज एक रमे के ये सोचा और फिर हाथों में राइफल लिए दरवाजे से बाहर आ गया। राइफल का रुख जाहिर उन्हीं चारों की तरफ था। मुझे इस तरह मकान से बरामद होते देखकर वो चारों ठिठक गए। उनके हाथ मशीनी अंदाज में सर से बुलंद हो गए थे। तुम लोगों को यकीनन हैरत हो रही होगी, मैंने सफाकाना लहजे में कहा। हैरत जरूर करो, मगर इस बात पर कि मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। उन चारों की चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। कुछ ही देर कबल वो मुझे हथकड़ियां लगाकर यहाँ लाए थे और अब मेरे ही सामने मुजरिमों की तरह खड़े थे। तुम तीनों जमीन पर उन्हें लेट जाओ और तुम मेरे हाथ से एक शख्स की तरफ इशारा किया, मेरे करीब आओ। 3 अफराद बेजू चढ़ा जमीन पर लेट गए और चौथा शख्स मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसके करीब आने से कबल ही रस्सी का लच्छा उसकी तरफ उछाल दिया। इन तीनों के हाथ पुश्त पर ले जाकर मजबूती से बांध दो। मैंने उसे हुक्म दिया और वो रस्सी का लच्छा लेकर अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। बंदिशें मजबूत होनी चाहिए, वरना खुमियादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने उसे धमकी दी और अपनी जान बचाने की खातिर उसने अपने तीनों साथियों के हाथ खूब मजबूती के साथ जकड़ कर बांध दिए। जब वो तीनों के हाथ बांध चुका तो मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे भी अपने साथियों के पास लेट जाने को कहा। उसने मेरे हुक्म की तामील की और मैंने बकिया मांदा रस्सी से उसके हाथ भी जकड़ दिए। फिर इस बात का मजीद इत्मीनान भी कर लिया कि वो लोग किसी तरह भी अपनी बंदिशें खोल नहीं सकेंगे। अब तुम लोग आराम करो, मैंने मजे गाना अंदाज में कहा। आज के वाक़े से तुम्हें इतना सबक तो जरूर मिल गया होगा कि जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। शायद उन्हें अपनी जाने बच जाने का यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें खौफ था कि अगर उन्होंने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो कहीं मैं उन्हें हलाक ही ना कर डालूं। मैं दोबारा मकान के अंदर आया और उस कमरे में पहुंच गया जहां पुलिस वाली वर्दियां टंगी हुई थी। मैंने उनमें से एक अपने साइज की वर्दी निकाली और अपने कपड़े उतार कर वर्दी पहन ली। फिर मैंने अपना लिबास तय करके साथ लिया और वहीं से एक रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया। चंद ही मिनट बाद मैं पुलिस वैन स्टार्ट कर रहा था। चारों बदमाश मकान के सामने बंदे पड़े थे।
सूर्य में तपश बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन था कि जब तक कोई बूढ़ा भटका इनकी गुलू खुलासी कराएगा इनकी खासी बनाई हो चुकी होगी। वो चारों मुझे हसरत भरी नजरों से रवाना होते हुए देख रहे थे, मगर मैंने उन पर तवज्जो देने की ज़हमत नहीं की और तूफानी रफ्तार से गाड़ी मोड़कर रवाना हो गया। कच्चे रास्ते पर ड्राइविंग के नतीजे में गर्दो गुबार के बादल बुलंद हो रहे थे। सिटी बैंक तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। वैन मैंने बैंक से जरा फासले पर रोक दी थी और वैन से उतरकर पैदल ही बैंक की तरफ रवाना हो गया था। बैंक के अंदर दाखिल होते वक्त किसी ने खुसूसियत से मेरी तरफ तवज्जो नहीं थी। बैंक में दाखिल होने के बाद मैंने किसी काउंटर पर रुख नहीं किया, बल्कि सीधा मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। शीशे के कैबिन में मैनेजर तनहा था। मैं दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल हो गया। मैनेजर ने किसी को इस तरह अपने कैबिन में दाखिल होते देखकर सर उठाया और फिर उसने मुझे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाई। एडम डी फ्लूक, उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका। हाँ, मैंने सफाकाना अंदाज में कहा, एडम डी फ्लूक, मेरे सर पर खून सवार है और मैं तुम्हारा खून करने आया हूँ। नहीं, बैरिगर डैश ज्यादा हो गया। जिंदगी चाहती हो तो ये चेक कैश करा दो। मैंने उसके सामने बैठते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, वरना याद रखो मेरे दूसरे हाथ में रिवॉल्वर है, मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर कैश चाहिए। बैरिगर के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी और वो इस कदर हवास भागता हो गया था कि चेक कैश कराने के लिए उसने खुद उड़ने की कोशिश की थी। तुम यहीं बैठे रहो, मैंने सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। फिर चेक कैसे कैश होगा? उसने सागित होते हुए कहा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है तो मुझे पुलिस के हवाले क्यों किया था? मैंने हकारत अमेज लहजे में कहा। असूली तौर पर तो मुझे चाहिए कि तुम्हें हलाक कर दूं, लेकिन मुझे तुम पर फर्ज आ रहा है। तुम अंदाजा कर सकते हो कि जो शख्स पुलिस का घेरा तोड़कर आया हो उसके सामने तुम्हारे गार्ड की कोई अहमियत नहीं होगी। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं जरा सी भी रियायत नहीं करूंगा। मुमकिन है तुम कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करो, ऐसी सूरत में ख्वाह बेराजर कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैनेजर ने कांपते हुए लहजे में कहा और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। बकवास मत करो और अपने किसी आदमी को बुलाकर यहीं कैश मंगवाओ और याद रखना, मेरा जो हाथ मेज के नीचे है उसमें दबे हुए रिवॉल्वर का रुख तुम्हारी ही तरफ है। मैनेजर ने लड़ते हुए घंटी बजाई। एक शख्स कैबिन में दाखिल हुआ। मैनेजर ने उसे चेक फौरन कैश करा के लाने की हदायत की। उस शख्स के जाने के बाद मैंने मैनेजर से कहा, खुद पर काबू पाने की कोशिश करो। किसी को तुम्हारी हालत देखकर शुबा हुआ तो तब भी मेरे रिवॉल्वर की गोली का निशाना तुम ही बनोगे। मुझे इख्तलाज कलब हो रहा है, उसने दहशत ज़दगी से कहा। खुदा के वास्ते रिवॉल्वर जेब में रख लो। जब मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे उस वक्त तुम्हें इख्तलाज क्यों नहीं हुआ था? मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम एक काबिल ज़फरत इंसान हो। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने बुखलाकर मुस्कुराने की कोशिश की और उसके होंठ फैल कर रह गए। मैंने उसकी हालत देखकर वो मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। इतनी देर में वही शख्स कैश लेकर आ गया। मैनेजर ने उसे वापस जाने का इशारा किया। रकम गिन कर अपना इत्मीनान कर लो, कई बार में ऐसा ना हो कि बाद में कुछ नहीं होगा। मैंने बड़े नोटों की गड़ियां जेब में ठूंसते हुए कहा, अब मैं रिवॉल्वर जेब में रख रहा हूँ, लेकिन मैं 1 सेकंड से भी कम वक्त में रिवॉल्वर जेब से निकाल कर तुम्हें गोली मार सकता हूँ। क्यों? मैनेजर बुरी तरह बुखला गया था। तुम मुझे गाड़ी तक छोड़ के आओगे? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। इसकी क्या जरूरत है? उसकी बुखलाहट में मजीद इजाफा हो गया। वो अब भी मेरी तरफ से खतरा महसूस कर रहा था। मैंने चेक कैश तो करवा दिया। टर मत करो, मैं गधा नहीं हूं कि तुम्हें यूं छोड़कर चला जाऊं और तुम मुझे गिरफ्तार करा दो। मैंने इंतहाई दुरुस्ती से कहा, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम मुझसे एक कदम आगे चलोगे। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, तुम्हारी हालत चूंकि ठीक नहीं है, इसलिए तुम गेट पर मुतय्यन चौकीदार से कहोगे कि तुम मुझे छोड़कर अभी आ रहे हो, ताकि वो मुतमईन हो जाए। तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? मैनेजर ने कहा। वो बुरी तरह नर्वस हो रहा था। अहमक आदमी, मैंने दांत पीस कर कहा, मैं तुम्हें गाड़ी तक ले जाऊंगा ताकि यहाँ से बाइफादत निकल सकूं। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता। तुमने एक बार मेरे साथ जो सलूक किया है उसके बाद मेरे लिए मोहतात रहना जरूरी है। चलो उठो। वो उस तो गया, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि लोग ख्वाह बख्वाह उसकी तरफ मुतवज्जो होते। पहले खुद पर तो काबू पाओ, मैंने उसकी हालत का अंदाजा करते हुए तलखी से कहा। अगर मैं उसके साथ नर्म रवैया इख्तियार न करता तो अंदेशा था कि कहीं वो बेहोशी ना हो जाता। मैंने यार दब से कुर्सी पर गिर गया। अगर इजाजत हो तो 1 गिलास पानी पी लो, उसने आपते हुए कहा। कुछ ही क्यों ना करो, मगर खुद को नॉर्मल करो। बैलीजादा के दूसरे लोग तुम्हारी उड़ी उड़ी रंगत देखकर शुकूको शुबाद का शिकार हो। बैलीजा ने चपरासी से पानी मंगवाया और एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर गया।
मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। उसने पानी पीने के बाद भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझसे ताउन करोगे तो फायदे में रहोगे, बसूरत दीगर नुकसान उठाओगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही मकसूद होता तो आते ही पहुंचा देता। बात उसकी समझ में आ गई और उसने एक आध मिनट के अंदर अंदर खुद को संभाल लिया। फिर वो चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक बार और वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ से सलामती से निकल जाने पर ही तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार है। बेफिक्र रहो और जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें गाड़ी तक बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। वो मेरे साथ बाहर निकला। उसकी हालत इस हद तक संभल चुकी थी कि अब कोई उसे देखकर शुमे में नहीं पड़ सकता था। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका ताउन काबिल दीद था। आदमी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। उसने एक काउंटर पर रुककर बुलंद आवाज में कुछ हदायत दी। एक गार्ड से मुस्तैद रहने को कहा। फिर दरवाजे पर मुतय्यन चौकीदार से कहा कि वो मुझे छोड़कर वापिस आ रहा है। राश में किसी को पता भी नहीं चला कि पुलिस वाले की वर्दी में वही शख्स है जो कुछ देर कबल यहीं से गिरफ्तार करके ले जाया गया था। बैंक से बाहर निकलने के बाद मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था। मैनेजर ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया था। अब मैं उसके बराबर चल रहा था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अचानक मैनेजर ने पूछा। बैंक से फासला बढ़ने के साथ साथ उस पर इज़्ज़राब तारी हो गया था। ज्यादा दूर नहीं है, मैंने कहा, और वही वैन है जिसमें मुझे यहाँ से ले जाया गया था। मैनेजर कुछ नहीं बोला। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि जल्द अज जल्द मुझसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहता है। फिर वैन देखकर उसकी जान में जान आई। अब तो मैं वापस जा सकता हूँ, उसने कहा। ऐसी भी क्या जल्दी है, मैंने संजीदगी से कहा। कुछ दूर गाड़ी में मेरे साथ चलो। नहीं, वो एक बार फिर बुखला गया। तुमने तो कहा था। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैंने उसकी बात काट कर कहा। मैं तुम्हें सड़क के कोने पर उतार दूंगा ताकि तुम वापस जाकर पुलिस को इतला दो भी तो मैं यहाँ से ज्यादा दूर निकल चुका हूँ। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हो। मगर उसने अपनी जिंदगी का चिराग गुल होने से बचाने की वाहिद सूरत यही समझी कि मेरे कहने पर अमल करता रहे, और उसने यही किया। वो मेरे साथ वैन में सवार हो गया और मैंने वैन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। मैनेजर के चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। सड़क के कोने पर मैंने वैन फीट पास से लगाकर रोक दी थी। मैनेजर ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उसका अंदाज सवालिया था। जल्दी करो, मैंने झिंझलाकर कहा, वैन से उतर जाओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी सुस्त रफ्तारी बर्दाश्त कर सकूं। बैरियर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया, मगर वो मुड़ मुड़ कर मुझे देखे जा रहा था। उसे खतरा था कि मैं उसे अकब से गोली मार दूंगा, लेकिन ज़ाहिर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैनेजर के उतरते ही मैंने वैन आगे बढ़ा दी। पुलिस वैन का यूं आदादाना इस्तेमाल करना एक खतरनाक हरकत थी, मगर वक्त बचाने के लिए मैं ये खतरनाक हरकत करने पर मजबूर था। मैं पुलिस की वर्दी में मलबूस था और इसलिए मैंने किसी आम सवारी की बजाय पुलिस वैन में ही सफर करने को तरजीह दी थी। मेरे अपने कपड़े बराबर वाली सीट पर रखे थे, मगर लिबास तब्दील करने का मौका नहीं मिला था। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं क्राउन क्लब के गेट पर मौजूद था। हारन के जवाब में चौकीदार ने बाहर झांका और पुलिस वैन को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। गेट खुलवाओ, मैंने खिड़की से सर निकाल कर देखा और चौकीदार की हैरत दो चांद हो गई। ओह मिस्टर एडम, उसने बेयकीनी से मुझे देखा और मैं बुरी तरह झिंझला गया। मिस्टर एडम के बच्चे, मैं कह रहा हूँ गेट खोलो। मेरी बात सुनकर चौकीदार के दांत निकल आए, मगर उसने गेट खोलने में देर नहीं लगाई। क्लब के आते में वैन पार करने के बाद मैंने पहले कमीज तब्दील की और टोपी उतार कर वैन में ही डाल दी। फिर मैं वैन से उतर आया। अब मैं आम लिबास में था। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैंने पुलिस यूनिफॉर्म की पतलून पहन रखी थी। फाल्क स्ट्रीट के कमरे तक जाने के दौरान मुझे क्लब के कई मुलाजमीन नजर आए। वो सब मुझे पहचान गए थे। मैं उन सबको नजरअंदाज करता हुआ ऊपरी जीनों की तरफ बढ़ गया। ऊपरी मंजिल की राहदारी में मुझे एडूना नजर आई और वो भी फाल्क स्ट्रीट के कमरे की तरफ जा रही थी। एडम, तुम? वो मुझे देखकर हैरत से बोली, तुम यहाँ? मेरा ख्याल है तुम्हारे सामने ही फाक्स जीज ने मुझे चेक कैश कराने के लिए दिया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वो तुम उसे कैश करा लाए? एडूना ने रेस्ट वॉच पर नजर डाली। बहुत जल्दी आ गए। मैं बड़े गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। हाँ, कुछ देर होगी, मैंने बेपरवाही से कहा। फाल्क स्ट्रीट कमरे में मौजूद है? हाँ, मैं उन्हें इतला करती हूँ कि तुम आए हो, उसने कहा और तेजी से फाल्क स्ट्रीट के कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ दिया। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं गुड़िया, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं हो सका कि एडम डी फलूक इन तकल्लुफात से बेनियाद है। बास मसरूफ हैं। एडूना ने कमजोर से लहजे में एहतियात किया। उसके बाजू पर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। जितना डिस्टर्ब
वो तुम्हारे जाने से होगा उतना ही मेरे जाने से भी होगा, तो फिर बिला वजह वक्त जाया क्यों करें। मैंने कहा और उसे पीछे छोड़कर फाक स्ट्रीट के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने की भी जहमत नहीं की और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फाक स्ट्रीट फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने रिसीवर कानों से दूर हटा दिया। तुम? उसने हैरत से कहा, फिर रिसीवर कान से लगाकर कहा मैं बाद में बात करूंगा और फोन बंद कर दिया। चेक कैश हो गया मिस्टर फाक स्ट्रीट, मैंने रकम उसके सामने रखते हुए कहा। उसमें रूनमा होने वाले जज्बाती तगैर से मैं बहुत कुछ समझ गया था। मेरी रकम में एडूना कमरे में दाखिल हुई थी, मगर फाक स्ट्रीट ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तुमने बहुत देर कर दी, फाक स्ट्रीट ने संभाला लेते हुए कहा। मैंने तो तुमसे फौरन वापस आने को कहा था। अगर तुमने मुझे पूरी सूरत-ए-हाल बता दी होती तो मैं फौरन भी आ सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे मुकाम आते ही रहते हैं। कैसे मुकाम आते हैं? फाक स्ट्रीट ने हैरान होकर कहा। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि तुमने भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी, मैंने बेपरवाही से कहा। जैसा रवैया मेरे साथ इख्तियार करोगे ऐसा ही रवैया मैं भी इख्तियार करूंगा। तुम्हें इतनी देर क्यों होगी? फाक स्ट्रीट ने बनते हुए कहा। क्या कोई खास बात होगी थी? मैंने तुमसे कहा था कि चेक कैश कराने कोई और भी जा सकता है। अब मैं वो अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि वो चेक सिर्फ एडम डी फ्लो की कैश करवा सकता था। फाक स्ट्रीट मुझे घूरने लगा। अगर तुम सीधी तरह क्यों नहीं बात करते? तुम्हें इतनी देर क्यों होगी? मैं बच्चा नहीं हूँ फाक स्ट्रीट, मैंने तलखी से कहा। मुझे इतनी अकल है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका तज्जिया ना कर सकूं। फाक स्ट्रीट ने एडोना की तरफ देखा। मैं इससे आजज आ चुका हूँ, उसने बेबसी से कहा। तुम कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी बात इसकी समझ में आ जाए। मिस्टर एडम किसी गलतफहमी का शिकार मालूम होते हैं, एडोना इठला कर बोली। वरना ये ऐसे तो नहीं है। तस्लीम करो कि तुमने बचगाना हरकत की है फाक स्ट्रीट, मैंने खुश्क लहरी में कहा। मेरा इम्तिहान लेना ही था तो कोई और काम मेरे सुपुर्द किया होता। फाक स्ट्रीट ने हैरत से पलकें झिपकाई। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे तफसीलात से आगाह करो। मुमकिन है तुम्हें किसी किस्म की गलतफहमी हो गई हो, मैं तुम्हें बता लेता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदाकारी से मुतासिर हो गया हूँ। मुझे 100% यकीन है कि वो सब तुम्हारे आदमी थे, मैंने कहा और फाक स्ट्रीट को तमाम बातों से आगाह कर दिया। तुम उसी पुलिस वैन पर यहाँ आए हो? फाक स्ट्रीट उछल कर खड़ा हो गया। तुम तो हमें मरवा देने पर तुर गए हो। शुक्र करो फाक स्ट्रीट के सिर्फ वैन ही लाया हूँ, ये भी हो सकता था कि वैन में 7 अफराद की लाशें भी होती। तुम मुझे सही दिमाग मालूम नहीं होते, फाक स्ट्रीट ने कहा। सिर्फ एक मफरूदे की बिना पर वैन यहाँ ले आए। उसी मफरूदे की बिना पर उन 7 को जिंदा छोड़ दिया था, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर तुम कह दो कि उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं उन्हें अब भी ठिकाने लगा सकता हूँ और साथ ही वैन छोड़ आऊंगा, बल्कि इसे भी आग लगा दूंगा। मुझे इस किस्म की लघु हरकत करने की क्या जरूरत थी? कुछ करना ही होता तो क्या यहाँ नहीं कर सकता था? फाक स्ट्रीट ने जिंजलाए हुए अंदाज में कहा। उससे भी ज्यादा लघु हरकत यह है कि तुमने एक ऐसे शख्स को चेक कैश कराने भेजा था जो नामुमकिन काम करने के दावे कर रहा था। क्या ये मदर का खेज हरकत नहीं है मिस्टर फाक स्ट्रीट? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। तुम महज इसलिए मेरी तरफ से बदगुमान हो रहे हो कि तुम्हें एक गैर मामूली वाकया पेश आ गया। तुम्हारे साथ ये वाकया पेश ना आता तो तुम हरगिज़ मुझ पर शक ना करते। तुम मुझे वाकिफ नहीं हो, इसलिए ये बात कर रहे हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुमने जिस वक्त मुझे चेक दिया था मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझ पर किस जाविये से हमला किया जाएगा। मैं समझ रहा था कि मुझे लूटने की कोशिश की जाएगी और जाहिर है कि लूटने के लिए पहले चेक कैश होना जरूरी था, लेकिन तुम्हारा मंसूबा कुछ और ही था। उसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब वो पुलिस वाले जाली साबित हुए। तुम मुझ पर इल्जाम आयद कर रहे हो, फाक स्ट्रीट ने वसीले लहजे में कहा। इससे पहले भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश बड़ी की है। ये इल्जाम नहीं है फाक स्ट्रीट। इल्जाम तो तब होता जब मैं ये कहता कि तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इतनी देर से तुम और क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उसका लहजा बदस्तूर वसीला था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने मेरा इम्तिहान लिया था। तुमने अपने आदमियों को बतौर खास हदायत कर दी होगी कि मुझे नुकसान ना पहुंचने पाए। मकसद सिर्फ इतना था कि मैं चेक कैश कराने में नाकाम हो जाऊं। तुमने अच्छा नहीं किया, फाक स्ट्रीट बुड़बुड़ाया। मैनेजर के साथ तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ था उससे पहले मुझे मुतला कर देते। तुम क्या समझते हो मैंने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा? मैंने तंदिया लहजे में कहा। अगर वो मरदूद भी तुमसे मिला हुआ ना होता तो मैं उसके साथ हरगिज़ ये हरकत ना करता। तुम तो इंतहाई शक्की मिजाज इंसान हो। फाक स्ट्रीट का मुंह हैरत से खुल गया। इतने बड़े बड़े नताइज अखज़ कर लेते हो, उसे मिलाए बगैर तो ये हरकत हो ही नहीं सकती थी, मैंने बड़े सुकून से कहा। यह कैसे मुमकिन है कि मैं फोन करूं थाने और आ जाए नकली पुलिस? मुझे तुमसे खौफ महसूस होने लगा है, फाक स्ट्रीट ने भर्राई हुई आवाज में कहा। वो एक जिम्मेदार आदमी है, हमसे किस तरह मिल सकता है?
और अगर तुमने इसे रफ्तार से तजिया जारी रखा तो मुझे खदशा है कि कहीं थोड़ी देर बाद तुम ये ना कह दो कि पुलिस भी मुझसे मिली हुई है। बेफिक्र रहो, मैंने हंस कर कहा, वैसी कोई बात नहीं कहूंगा। मेरे लिए यही बात कुछ कम हैरत का बायस नहीं कि तुमने मैरियर को किस तरह साथ मिला लिया। मेरे इस तबसरे पर फाल्क स्ट्रीट कुछ मुतमईन सा हो गया। चलो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं पुलिस वैन का भी कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने चेक तुमसे इसलिए कैश करवाया था कि ये रकम मुझे एक शख्स को भिजवानी है। चेक कैश कराना कोई काम नहीं था, ये काम तो कोई और भी कर सकता था। असल काम तो अब शुरू होगा। उस शख्स का नाम जेम्स चार्ली है। बैकन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर वो एक बार चलाता है। उसकी रिहाइश भी बार के ऊपरी हिस्से में है। उस कमबख्त के आदमी बहुत अलर्ट है। मेरे और उसके दरमियान एक सौदा चल रहा था जो कीमत के तनाजे की वजह से दरमियान में रह गया। मैंने 1 लाख कीमत लगाई थी और वो 1.5 लाख पर मुसर था। अब मैं चाहता हूँ कि ये रकम तुम उसे पहुंचा दो। ये क्या काम हुआ? मेरे हैरत से पलके चिपकाई। पहले की तरह मैं फिर कहूंगा कि ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इसकी वजह भी बताऊंगा, वरना तुम फिर मुझ पर शुबा करोगे। जेम्स चार्ली एक ऐसा शख्स है जिस तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं।